वेरी वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी फॉर सक्सेस। मैं शिवम विश्वकर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं हमारे वीडियो का पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। हमने इसी वीडियो के पिछले पार्ट में आपको बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई और इसके प्रारंभ होने के पीछे क्या प्रक्रिया थी। फ्रांस की 1789 से पहले क्या स्थिति थी, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी और कैसे डेवलपमेंट हुआ। आइए हम इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी फ्रांस की राजनीतिक स्थिति, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में बूर्बो वंश का निरंकुश राजतंत्र स्थापित था। इसके बाद मैंने आपको समझाई थी फ्रांस की आर्थिक स्थिति, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगातार विभिन्न युद्धों और लुई 16वें की गलत प्रशासनिक आर्थिक नीति के कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था बन गई थी और फ्रांस में आर्थिक बदहाली आ गई थी। सामाजिक स्थिति में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस का समाज विशेषाधिकार प्राप्त समाज और विशेषाधिकार विहीन समाज में बटा हुआ था। इसमें 3 एस्टेट थे। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी, द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन तथा तृतीय स्टेट जिसमें आम जनता आती थी। फ्रांस की धार्मिक स्थिति पर चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि फ्रांस जो है एक रोमन कैथोलिक देश था, जिसकी धार्मिक व्यवस्था पर, जिसके लोगों के धार्मिक जीवन पर चर्च ने अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। इसके साथ ही मैंने आपको बाह्य कारकों के विषय में भी बताया था, जिसमें आपको अमेरिकी क्रांति में फ्रांस के सैनिकों का हिस्सा लेना, अमेरिकी विचारक तथा ब्रिटिश संस्थाओं का प्रभाव और ब्रिटिश विचारकों का प्रभाव आपको दिखाया था। इसके अलावा मैंने चर्चा की थी फ्रांस के ही कुछ विचारकों की, जिसमें वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू की चर्चा मैंने आपसे की थी। आइए अब इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि विभिन्न घटनाक्रमों के आगे बढ़ते हुए 14 जुलाई 1789 को बास्तील दुर्ग के पतन के साथ ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। उससे पहले कुछ और घटनाक्रम पर नज़र डालें तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में आर्थिक बदहाली आ गई थी। फ्रांस की आर्थिक बदहाली को दूर करने का एक उपाय ये था कि सरकार अपना खर्च कम कर देती। दूसरा उपाय ये था कि सरकार अपने लोगों पर कर की दर जो है बढ़ा देती। तो चूंकि तृतीय स्टेट सारा कर देता था और तृतीय स्टेट पर पहले से ही कर का बहुत ज़्यादा भार था, इसीलिए तृतीय स्टेट पर और ज़्यादा कर नहीं बढ़ाया जा सकता था। समस्या का समाधान इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जो बिल्कुल भी कर नहीं चुकाते हैं उन पर कर लगाया जाए। जब बात प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट पर कर लगाने की हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ये जन्मना विशेष अधिकार है और हम न पहले से कर दे रहे थे न अब कर देंगे, और यदि हम पे कर लगाने हैं तो हम पे कर लगाने का अधिकार सिर्फ एस्टेटस जनरल को है। एस्टेटस जनरल की बैठक मैंने आपको बताया था कि 1614 में बुलाई गई थी। तब से लगभग 100 साल से ज़्यादा बीत गए थे और कभी भी एस्टेटस जनरल की बैठक नहीं हुई थी। तो एस्टेटस जनरल के जो तत्कालीन सदस्य थे उनमें से अधिकांश अब स्वर्ग लोग जा चुके थे। तो ऐसे में ये बैठक के लिए ज़रूरी था कि पुनः चुनाव हो। तो मैं आपको बताया था कि फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट्स थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। यही व्यवस्था फ्रांसीसी एस्टेटस जनरल में भी थी। एस्टेटस जनरल में 3 सदन थे। प्रथम सदन जिसमें आप जानते हैं कि प्रथम स्टेट के पादरी, द्वितीय सदन जिसमें आप जानते हैं कि द्वितीय स्टेट के कुलीन, और तृतीय सदन यानी कि तृतीय स्टेट की आम जनता थी। इन तीनों सदनों को वोट करने का एक एक अधिकार था, यानी एक वोट प्रथम सदन का, एक वोट द्वितीय सदन का और एक वोट तृतीय सदन का। ये तीनों वोटों के बहुमत के आधार पर, यानी कि 2 वोट जिस फैसले के पक्ष में होते थे वो फैसला लागू हो जाता था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जिनके हित आपस में मिलते जुलते थे, कभी भी किसी ऐसे प्रस्ताव को जिनमें तृतीय स्टेट के हित की बात होती थी और उससे कहीं ना कहीं प्रथम और द्वितीय स्टेट के हित प्रभावित होते थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट मिलकर ऐसे फैसलों में अपना बहुमत बना लेते थे और तृतीय स्टेट की मांगें रद्द हो जाती थी।
यही स्थिति अब आगे बढ़ने वाली थी। जब अंतिम उपाय स्टेटस जनरल की बैठक ही रह गया तो शासक ने यह तय किया कि चलिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई जाए। स्टेटस जनरल के लिए चुनाव हुए। स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई 5 मई 1789 को। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, डेट है 5 मई 1789। 5 मई 1789 को जब स्टेटस जनरल की बैठक हुई तो इस बैठक में निर्णय लिया गया कि चलिए प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेटस कर लगाए जाएं। तो आप जानते हैं कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट अगर दोनों की वोट एक साथ हो जाती तो ये प्रस्ताव पास ही नहीं होने वाला था। तृतीय स्टेट वालों ने ये प्रस्ताव रखा कि वोटिंग का अधिकार प्रत्येक सदन को नहीं बल्कि सदनों में बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, यानी कि एक सदस्य एक वोट। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में जितने लोग थे लगभग उतने ही लोग तृतीय स्टेट में थे। अब प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट के भी जो छोटे कुलीन और छोटे पादरी थे वो अपने स्टेट से अपने बड़े कुलीनों पादरियों से असंतुष्ट थे। ऐसे में यदि एक सदस्य एक वोट की व्यवस्था लागू होती तो तय रूप से ये मांग स्वीकृत होने वाली थी। ऐसे में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के कुलीन और पादरी जिनके हित इससे प्रभावित होने वाले थे, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से राजा को या शासक को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह स्टेटस जनरल की बैठक को कुछ दिनों के लिए रद्द कर दे। तो कुछ दिनों के लिए बैठक रद्द की गई और जब तृतीय सदन के लोग सदन में बैठक करने पहुंचे तो सदन जो है स्टेटस जनरल के गेट बंद कर दिए गए और कहा गया कि स्टेटस जनरल में कुछ काम चल रहा है। तब पेरिस की इस भीड़ यानी कि तृतीय स्टेट ने वहीं पास पड़े टेनिस कोर्ट में जाके एक शपथ ली 21 जून 1789 को, जिसे कहा जाता है टेनिस कोर्ट की शपथ। इस टेनिस कोर्ट की शपथ में तृतीय स्टेट ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और ये शपथ ली कि वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते। टेनिस कोर्ट की इस शपथ लेने के पश्चात शासक ने प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट ने मिलकर ट्राई किया कि किसी प्रकार से इस टेनिस कोर्ट में जो नेशनल असेंबली बैठी है इसको तितर बितर किया जाए। तो उधर से उन्होंने सेना भेज दी, पर फ्रांस की जो निम्न जनता थी, जो आम जनता थी, उसका समर्थन नेशनल असेंबली को था। तो वे मार्शरेज गाते हुए नेशनल असेंबली के साथ सहयोग करने पहुंच गए। इसी के चलते जब बीच में ये खबर फैली कि सरकार बास्तील में क्रांति विरोधी कुछ कैदियों को पकड़े हुए हैं और वहाँ ये फ्रांस की सरकार की निरंकुशता का प्रतीक है। सरकार वहाँ से आने वाले हथियारों से टेनिस कोर्ट की नेशनल असेंबली को भंग करने वाली है। तो 14 जुलाई 1789 को जनता ने बास्तील दुर्ग पर हमला कर दिया और बास्तील दुर्ग का पतन हो गया। बास्तील दुर्ग के पतन के साथ ही मानी जाती है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। इसके पश्चात जनता ने वर्साई के शीश महल में, जहाँ फ्रांस का शासक लुई 16वां रहता था, वहाँ जाके वर्साई के महल पे कब्जा कर लिया और शासक को फ्रांस की राजधानी पेरिस लेकर आए। 1791 में नया संविधान नेशनल असेंबली का बनाया हुआ नया संविधान बनके तैयार हुआ, जिसके तहत राजतंत्र को बने रहने दिया गया परंतु राजतंत्र को सीमित किया गया। अर्थात राजतंत्र की शक्तियां निर्वाचित प्रतिनिधियों के अंदर रखी गई और शासक को इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों की सलाह से शासन चलाना था। इसी बीच लुई 16वें को लगा कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसने भागने की प्रयास किया और रास्ते में उसे पकड़ लिया गया। पकड़ के पुनः लाए गए तो उस लुई 16वें को भगोड़ा मानकर उसे जेल में डाल दिया गया, जहां उसे मृत्युदंड दे दिया गया और लुई 16वें की मृत्यु हो गई। 1792 में राजतंत्र के अंत के साथ ही गणतंत्र की स्थापना हुई। इस गणतंत्र की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाने वालों में कुछ नाम थे, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है रॉबस्पियर का।
रॉबस्पियर, मारा और दांतो, इन तीनों ने मिलकर जो है गणतंत्र की स्थापना में सहायता की। इसके पीछे की वजह यह मानी जाती है कि उस समय तक यूरोप के अन्य शासक जो फ्रांस की क्रांति को अपने लिए एक खतरे के तौर पर देखते थे, वो फ्रांस पर हमला करने की योजनाएं बना रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज फ्रांस में क्रांति हुई है, फ्रांस में राजतंत्र खतरे में है, तो कल हमारे यहाँ भी ये क्रांतियाँ होंगी और हमारा राज्य भी खतरे में आएगा। तो उन्होंने फ्रांस पर हमला करने की योजना बनाई। गणतंत्रवादियों ने उस हमले को निष्फल करने के लिए तथा फ्रांस में एक शक्तिशाली सरकार स्थापित करने के लिए गणतंत्र का शासन स्थापित किया। और रॉबस्पियर जो इनका प्रमुख था, उसने क्रांति विरोधी लोगों को गिलेटिन नाम की मशीन पर चढ़ाकर बहुत सारे लोगों को उनके गले काट के उनको मृत्युदंड दे दिया। गला काटने की एक गिलोटिन नामक मशीन बड़ी फेमस रही उस दौर में। इसे डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था। तो एमपी बोर्ड में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि गिलोटिन क्या था। गिलोटिन वो मशीन थी जिसके माध्यम से लोगों के गले काटकर उन्हें सजाए मृत्युदंड दिया जाता था। यदि आप गिलोटिन को नहीं जानते हैं और शायद आप मूवीज़ देखने के फ़ैन हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जैक स्पैरो की द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज़ की मूवी देखें, जिसमें एक जगह ये गिलोटिन मशीन बड़े ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। हालांकि आतंक का राज 2 साल चला और 1794 में जब फ्रांस की जनता रॉबस्पियर के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा तंग हो गई, तो उन्होंने रॉबस्पियर को ही गिलोटिन पर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। फ्रांस में जब उग्र गणतंत्र की समाप्ति हो गई, तो डायरेक्टरी का शासन स्थापित हुआ। डायरेक्टरी एक उदार गणतंत्रवादी व्यवस्था थी, जिसमें 5 डायरेक्टर मिलकर शासन करते थे। डायरेक्टरी के इस शासन में फ्रांस में एक सैनिक नेता के को उदय का मौका मिला, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कॉर्सिका आइलैंड, जो कि फ्रांस का ही है, इटली के नीचे, वहाँ इसका जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सेना में एक सैनिक के तौर पर जो है अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि वो एक योग्य सेनापति साबित हुआ और धीरे धीरे उसने फ्रांस को बहुत सारे युद्धों में विजय दिलवाई। इसी का एक प्रभाव था कि नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में सामने आया। डायरेक्टरीज ने उसको मिस्र में भेजा, जहां उसे अफ्रीका में कुछ देशों को जीतना था। नेपोलियन ने वहां भी विजय हासिल की। 1799 में नेपोलियन पुनः पेरिस आया और उसने पेरिस की सत्ता पर कब्जा कर लिया। डायरेक्टरी के शासन को समाप्त किया गया और कौंसल व्यवस्था उसने स्थापित की, जिसके तहत उसने 3 कौंसल स्थापित किए। और प्रथम कौंसल के रूप में उसने 1799 से 1804 तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उसने कई सारे सुधार किए, शिक्षा व्यवस्था की, और जो है फ्रांस को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया। नेपोलियन कोड लाने का प्रयास किया, कई सारे सुधार किए। 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और अपने राजवंश की फ्रांस में स्थापना कर दी। इसी के साथ 1791 में फ्रांस में ख़त्म हुआ राजतंत्र पुनः लौट आया। 1815 तक फ्रांस ने और नेपोलियन ने फ्रांस के सम्राट के रूप में कार्य किया। इसी बीच उसने महाद्वीपीय व्यवस्था भी लागू की। इसी बीच उसने अपने सुधारों को और भी ज़्यादा मूर्त रूप दिया, कड़क रूप दिया। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करी, न्याय व्यवस्था में सुधार किया। नेपोलियन कोड को जहाँ जहाँ वो गया, जहाँ जहाँ विजय की, वहाँ लागू किया। फिर आता है सन 1815। 1815 में तक आते आते यूरोपीय राष्ट्र नेपोलियन की युद्धों से परेशान हो चुके थे और अब वो नेपोलियन का अंत चाहते थे। इसी के चलते ऑस्ट्रिया, प्रसा जैसे कई सारे यूरोपीय देश एकत्रित हुए और उन्होंने
1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को पूरी तरीके से हरा दिया। नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां निर्वासित रहते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन की मृत्यु के बाद यूरोप में व्यवस्था निर्माण का कार्य संभाला वियना व्यवस्था ने। मित्रों, वियना व्यवस्था क्या थी? वियना व्यवस्था ने किस प्रकार जो है यूरोप की व्यवस्था को संभाला, उसको हम जानेंगे किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि यहाँ से आगे की बातें वियना व्यवस्था वगैरह आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो 10वीं क्लास की NCERT का पार्ट है। तो अगर आप जानना चाहें तो 10वीं क्लास के लिए मैंने एक अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आप चाहें तो आगे की वियना व्यवस्था वगैरह समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है महिला और पुरुष के अधिकारों की घोषणा। फ्रांसीसी क्रांति के मध्य में महिला और पुरुष के अधिकारों की घोषणा की गई थी। उस घोषणा पत्र में 4 चीज़ों पर जो है सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। जो सबसे प्रमुख बातें थी उन्हें मैंने यहाँ बाहर निकाला है, जिनमें से पहली है नागरिकों की समानता। फ्रांस की क्रांति के मध्य नागरिकों को सिंताया कहा गया था। सिंताया के बीच समानता, चूँकि आप जानते हैं कि फ्रांसीसी समाज में पहले बहुत ज़्यादा असमानता थी। फ्रांसीसी समाज विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विशेषाधिकार विहीन वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहले क्रांति ने उस व्यवस्था को समाप्त किया और फ्रांस के सभी नागरिकों को समान दर्जा दिया। अगली जो चीज़ थी वो थी स्वतंत्रता, यानी कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता। इसके अलावा इसमें राज्य संप्रभुता की बात की गई थी, अर्थात राज्य ही संप्रभु है। और सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा की अवधारणा आप जानते हैं कि रूसो ने प्रतिपादित की थी। इसके अनुसार सरकार को वो फैसले लेने चाहिए जिनमें जनता का समर्थन हो, अर्थात लोगों की सामान्य इच्छा। इसे जनरल विल का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इसी के साथ हम इस वीडियो में आपसे विदा लेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो जुड़े रहिए T4 के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।